तो आप सभी का फिर से स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन एक बेहद बहुत चर्चित जो विषय जो बना हुआ है सरकार के सामने भी, बेरोजगारों के सामने भी, कि रीट तुम कब आओगी। मान लो रीट आ भी गई अचानक से, तो रीट कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, रीट की परीक्षा कैसी होगी, रीट की परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है, ठीक है, एनसीटीई गाइडलाइन क्या होती है, ठीक है, रीट है वो अनिवार्य क्यों है, रीट का जो नवीनतम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है, इन सभी की जानकारी वो आपको होना बेहद आवश्यक है यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आपको, क्योंकि अगर इन चीजों का अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अकेले ये नहीं कि रीट का पेपर आ जाएगा फिर पेपर दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी चीजों का नॉलेज वो पहले से होना जरूरी है, यानी पूर्व तैयारी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो आज अपन एकदम जीरो से देख रहे हैं कि रीट है क्या। तो रीट का नाम है वो इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आर का मतलब क्या हो गया, राजस्थान। ई का मतलब क्या हो गया, एलिजिबिलिटी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ई का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। और टी का मतलब क्या हो गया, और टीचर। यानी ये राजस्थान के जो भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पात्रता। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पात्रता। अब पात्रता का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको इसमें जैसे आरए से प्री जो एग्जाम होता है उसके नंबर वो नहीं जुड़ते हैं, केवल आपको उसको पास करना होता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, पात्रता परीक्षा है। उसी प्रकार से अगर आप थर्ड ग्रेड का मेंस अगर आप एग्जाम देना चाहोगे, आपका सपना है शिक्षक बनना या मास्टर नहीं बनना, तो आपको पात्रता जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा है, इसको आपको पास करना बहुत जरूरी है, एक अनिवार्य है, ठीक है। सबसे पहले तो रीट के बारे में ये होगी नॉर्मल सी जानकारी। उसके बाद में ये देखेंगे रीट का जो आयोजन है, रीट का जो आयोजन है वो करवाता कौन है। और ये भी तो होना चाहिए कि पेपर है वो करवा कौन सा बोर्ड रहा है। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, ये रीट का जो आयोजन है वो करवाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपन देखते हैं, हमने सबने 8वीं 10वीं 12वीं के एग्जाम दिए हैं, वो सारे के सारे जो भी एग्जाम हो कौन करवाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अध्यापक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब अध्यापकों के प्रकार है वो ग्रेड के आधार पर है, ग्रेड के आधार के ऊपर मैं बता रहा हूं, ग्रेड के आधार पर। ये नहीं कि अध्यापक के प्रकार अपने कोई कामचोर कितने, मतलब कामचोर एक प्रकार हो गया, कोई आलसी हो गया, कोई मेहनती हो गया, वो उस प्रकार के बारे में अपन डिस्कस नहीं कर रहे। अध्यापक के प्रकार आपने देखे जो 9वीं से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाता है उसको बोलते हैं सेकंड ग्रेड, यानी 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाला अध्यापक हो गया सेकंड ग्रेड। इसके अलावा जो 11वीं 12वीं को पढ़ाता है वो हो गया फर्स्ट ग्रेड, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्रेड। इसके बाद में पहली से लेकर जो 8वीं तक पढ़ाता है उसे बोलते हैं थर्ड ग्रेड, यानी तृतीय श्रेणी, ठीक है। थर्ड ग्रेड नाम सुनने में आपको ये लगता होगा कि एकदम थर्ड ग्रेड अपन जो अमूमता है, थर्ड ग्रेड है एक घटिया चीज के लिए अपन यूज में लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी नौकरी है, सबसे शानदार नौकरी है, ठीक है। नाम इसका थर्ड ग्रेड है, अब तो बदल कर वो इसको अध्यापक भी, सामान्य अध्यापक बोलने लगे हैं। अब ये पहली से लेकर 8वीं तक है, ये भी दो प्रकार से है, पहली से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं। पहले से लेकर 5वीं तक को बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, और इसको बोलते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं तक के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो इसके लिए आपको डिप्लोमा करना होगा, उस डिप्लोमा का नाम है बीएसटीसी। उसके बाद में अगर उच्च प्राथमिक को पढ़ाना तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी, बीएड की डिग्री, ठीक है। ये डिग्री है वो आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद में आप वो इस रीट का जो पेपर वो आप दे सकते हैं। यदि आप इसके फाइनल ईयर में है, जैसे आप बीएसटीसी सेकंड ईयर में है, बीएड आपकी सेकंड ईयर चल रही है पेयरिंग, तो भी आप इसका एग्जाम वो दे सकते हैं, और आपको देना भी चाहिए, मेरा तो यही कहना है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे ये जो परीक्षा होती है ये नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, बिल्कुल नहीं, ये परीक्षा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये परीक्षा ऑनलाइन होती है क्या, ऑफलाइन होती है, तो ये परीक्षा, इस परीक्षा का जो मोड है वो क्या रहता है, ऑफलाइन रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑफलाइन है वो ये परीक्षा होती है। रीट है वो अनिवार्य क्यों है, रीट है वो अनिवार्य क्यों है, मैं ये अगला प्रश्न है वो आपके ध्यान में आता होगा कि रीट है वो अनिवार्य क्यों है। बिल्कुल अनिवार्य है, क्यों है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के लिए आपको अलग अलग सरकारें, पहले वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, 2011-13 का जो पेपर था उस समय गहलोत जी है वो क्या करवाया था, टेट करवाया था। उसके बाद में जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी 13 से लेकर 18 तक, वो क्या करवाने लगी, रीट, और रीट के आधार के ऊपर ही वो थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक है उसका वो क्या करने लगे, सिलेक्शन करने लगे। लेकिन उसके बाद में यानी इन दोनों सरकारों की थोड़ी सी विचारधारा में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार है वो चाहती है कि थर्ड ग्रेड के लिए 2 एग्जाम हो, एक तो पात्रता एग्जाम हो,
एक मैन एग्जाम हो, मैन एग्जाम में जो पास होगा वही क्या होगा, थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनेगा। लेकिन वसुंधरा जी की जो सरकार होती है, बीजेपी जो सरकार होती है, उस समय मतलब उस टाइम क्या होता है कि जो रेट होती है उसी के आधार पर कॉलेज के नंबर 70-30 वाला सिस्टम करके और क्या करते हैं, इनका चयन करते हैं। अपन देखते हैं वर्तमान के आधार पर, तो वर्तमान में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको रीट अनिवार्य है, रीट के बाद में आपका थर्ड ग्रेड का क्या लगेगा, पेपर लगेगा। थर्ड ग्रेड का पेपर में अगर आप पास होगे तो ही आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनोगे, अकेले रीट पास करने से भी आप शिक्षक नहीं बनोगे। लेकिन ये तो क्या है, रीट तक वो नहीं होती, जैसे कोई रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है वो जैन दुर्ग है, यानी अगर आपको रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचना है तो आपको जैन दुर्ग में से प्रवेश है वो करना ही पड़ेगा। ये उसी प्रकार से कुंजी है, अगर आपको रीट मेंस की एग्जाम देनी है तो रीट पात्रता है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि अब तक है वो रीट का आयोजन कितनी बार हो चुका है, अब तक रीट का आयोजन वो कितनी बार हो चुका है। तो देखो 2011 में हुआ, उसको उस समय हुआ आरटेट, उसके बाद में 2013 में वापस से आरटेट, उसके बाद में 2015, 2017, ठीक है, फिर 2021 और 2022। देखो 2015 में फिर हुई रीट। अब ये रीट और आरटेट दोनों चीज एक ही है, ठीक है। 2017 में भी रीट, लेकिन इसमें आप समझिए 2021 में भी रीट, और यहां अगर मैं रीट की बजाय अगर मैं आरटेट लिख दूं तो शायद बेहतर रहेगा, ठीक है। रीट लिख दो, वैसे दोनों चीज है एक ही, यानी दोनों चीजें क्या है, पात्रता के बारे में बताती हैं। देखो 2011 में जब अशोक गहलोत जी क्या थे, मुख्यमंत्री थे 8 से लेकर 13 तक, उस समय उन्होंने आरटेट की एग्जाम करवाई। उसके बाद में वसुंधरा जी आई 13 से लेकर 18 तक, उन्होंने रीट के आधार के ऊपर क्या दे दी, ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद में 2021 वाली भर्ती थी, ठीक है, जो रद्द हो गई थी, सेकंड लेवल वाली, जो फर्स्ट लेवल के जो चयन हुए थे शिक्षक वो केवल रीट के आधार के ऊपर हुए थे, ठीक है। लेकिन जो रद्द हुई थी सेकंड लेवल वालों की, बाद में 2022 में वापस पहले रीट का आयोजन हुआ जुलाई में, उसके बाद में थर्ड ग्रेड की मेन एग्जाम का आयोजन हुआ, ठीक है। तो ये अब तक के रीट का जो भंडारा आप बोल सकते हैं वो 5 बार लग चुका है। कितनी बार हो गया, 6 बार लग चुका है, 2011, 13, 15, 17, 21 और 22, ठीक है। तो अब ये भी आपको जानकारी होना आवश्यक है कि रीट का आयोजन वो कितनी बार हो चुका है, और ये जो पीछे के जो आयोजन हुए इसमें किस प्रकार का पेपर रहा, ये जब तक नहीं पढ़ोगे, ये बेसिक चीज है, इन पेपरों का अनुमान भी आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, नवीनतम पाठ्यक्रम, नवीनतम पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से अपन छत के ऊपर पहुंचने के लिए हमें सीटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें लक्ष्य तक इस परीक्षा को पास करने के लिए पाठ्यक्रम को जानना और उसको समझना, ठीक है, किस प्रकार से पीछे के प्रश्न आए, जो रीट को पास करने की जो रणनीति है, कौन कौन सी बुक्स आपको काम में लेनी है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नवीनतम पाठ्यक्रम है देखो 2 हिसाब से अपन बांटेंगे, एक तो L1 और एक L2। L1 का मतलब क्या हो गया, ये BSTC की हुए और ये बीएड वाले, ठीक है। L1 का है, उसमें क्या रहता है कि 3-4 चीजें तो कॉमन है, देखो जैसे यहां भी क्या आएगी, CDP आएगी, यानी साइकोलॉजी का अपन इसे बोल सकते हैं, यहां भी साइकोलॉजी आएगी, यहां भी साइको आएगा, 5 पार्ट में है वो विभक्त रहते हैं। पहला पार्ट वो दोनों का सेम है, उसके बाद में 2 लैंग्वेज आएंगी, L1 ये लेवल है, ये लैंग्वेज फर्स्ट, यहां भी लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरे पार्ट में लैंग्वेज सेकंड और यहां भी लैंग्वेज सेकंड। देखो 2 भाषा वो आपको लेनी अनिवार्य होती है। उसमें जैसे अपन राजस्थानी है तो पहली भाषा तो अपनी हिंदी होनी है, उसके अलावा अपन दूसरी भाषा वो संस्कृत भी ले सकते हैं, जगह इंग्लिश मरोड़ी है, या फिर सेकंड लैंग्वेज वो अपन इंग्लिश भी ले सकते हैं। दोनों भाषा को अपन इस प्रकार से चयन करना है। पहली भाषा है उसमें ग्रामर ज्यादा आती है, दूसरी जो भाषा उसमें थोड़ा बहुत है, जैसे अलंकार हो गया हिंदी में, अगर आप हिंदी दूसरी भाषा लोगे तो, ठीक है, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हो गए, 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट देखो, जैसे आपने अपने पहली से लेकर 5 तक पढ़ते थे, उस समय कोई सामाजिक विज्ञान अलग, विज्ञान अलग, इस प्रकार की चीजें वो नहीं हुआ करती थी। अमूमतः है 2 ही सब्जेक्ट उस समय चला करते थे, अब भी 2 ही हैं, एक तो मैथ्स और एक पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें 2 पेपर जो होते हैं वो एक तो मैथ्स का होता है, ठीक है, और एक पर्यावरण अध्ययन का होता है, पर्यावरण अध्ययन का होता है, ठीक है। ये 5 पार्ट हो गई, ठीक है, साइकोलॉजी हो गई, 2 लैंग्वेज हो गई, मैथ्स हो गई और पर्यावरण अध्ययन हो गए, ठीक है। 500 के प्रश्न वो 30 आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 150 अंक के ये परीक्षा ये होने वाली है। अगर लेवल सेकंड की देखें तो साइकोलॉजी सभी के लिए आएगा, दोनों लैंग्वेज हैं वो, चाहे आप विज्ञान के हो, चाहे गणित के हो, किसी भी विषय के हो, चाहे आप संस्कृत, विज्ञान गणित का तो एक ही पेपर होता है, चाहे आप संस्कृत से हो चाहे किसी भी विषय से हो, ये 3 चीजें तो आपके आए हैं। उसके बाद में 2 कैटेगरी हो जाती है, एक तो SST की और एक साइंस की, ठीक है। साइंस वालों की क्या आएगा, एक पार्ट विज्ञान का आ जाएगा,
और एक पार्ट है वो गणित का आ जाएगा, एक पार्ट गणित का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से L1 और L2 का वो सिलेबस निर्धारित रहता है। इसमें कोई सब्जेक्ट का अलग से पेपर नहीं होता। थर्ड ग्रेड का जो पेपर है उसमें सब्जेक्ट का पेपर है वो थोड़ा सा अपनी जो सहभागिता वो ज्यादा उसका रोल है वो रहता है। ठीक है, तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो एनसीटी है, जो अपन बार बार पढ़ते हैं कि रीट का आयोजन वो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार वो रीट का आयोजन वो प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार है वो इसको कराने में हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी अभी। ठीक है, जैसे 2000 ये कब हुई थी, 22 में हुई थी, 2023 में हो जानी चाहिए थी। जो सेंटर का जो बोर्ड है सीबीएसई, वो इसका पालन वो हर बार करता है। आप सब देखते हैं कि जो सीटेट की जो एग्जाम होती है वो साल में एक बार नहीं 2 बार भी होती है। ठीक है, तो वो है वो बराबर आयोजन करवा रहे हैं। एनसीटी की जो गाइडलाइन उसकी अनुपालना वो कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बोर्ड है वो कहीं ना कहीं देखो बीच में एक साल, कहीं तो 2017 से फिर 21 बताओ 3 साल 4 साल गायब हो गए बीच में। तो ये छात्रों के लिए एक दुखद खबर है वैसे देखें तो। वरना अगर सीटेट की तरह हर बार अगर पात्रता एग्जाम होती रही तो जिस बच्चे का जैसे 2017 में नहीं हुआ उसका बाद में उसको 2021 में पेपर देना पड़ा। ठीक है, हर साल अगर एग्जाम होता रहे, साल में 2 बार भी नहीं तो कम से कम 1 बार भी हो जाए तो भी चलो अच्छी बात है। अब कम से कम वो 7 लाख बच्चे, 7-8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा का जो वेट कर रहे हैं नई बहू की तरह। ठीक है, अब इतने बच्चों हो सकता है जैसे पिछली जो रीट हुई उस समय कुछ बच्चे हैं वो बीएड में थे, अपेयरिंग चल रही थी, कुछ बच्चे हैं वो एसटीसी कर रहे थे। तो उनका क्योंकि पहली बार है वो ये एग्जाम इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। पात्रता एग्जाम जरूर है लेकिन नए बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन भी है वो हो जाता है। एनसीटी क्या, एनसीटी बार बार अपन नाम सुनते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन, एनसीटी है क्या? तो एनसीटी है वो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा और परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापना वो 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। थोड़ा सा लिखने में अव्यवस्थित क्रम वो हो सकता है लेकिन आप अगर वीडियो को साथ साथ में देख रहे हो तो आपको सारी चीजें वो समझ में आ जाएंगी। 1973 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन 1995 में इसको क्या मिल जाता है, संवैधानिक दर्जा वो मिल जाता है। 1973 तक ये गैर संवैधानिक होती है और 1995 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। ये एनसीटी करती क्या है? एनसीटी है वो चाहे राज्य की स्कूलें हों चाहे केंद्र की स्कूलें हों, दोनों जो स्कूल होती हैं उनके अंदर क्या करता है, शिक्षक और जो शिक्षा के बीच में जो संबंध होता है उसमें सलाह देना का काम करती है। ठीक है, जैसे अब राजस्थान के ये कई बार चल रहा था कि L1 को वो बीएड वालों को L1 में शामिल करना नहीं चाहिए, तो बार बार एनसीटी नाम आ रहा था। यानी ये शिक्षक की योग्यता के बारे में भी क्या करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी नए जो शिक्षण संस्थान होते हैं जैसे बीएड की कॉलेज हो गई, उनको मान्यता दें या नहीं दें वो भी एनसीटी ही काम उसका करता है। यानी योग्यता की जांच भी वो एनसीटी ही करता है। अब देखो आज कितनी तारीख हो गई, आज 5 अक्टूबर हो गई। पिछले वर्ष की अगर अपन बात करें तो 6 अक्टूबर को वो आचार संहिता वो लग चुकी थी। 6 अक्टूबर को आचार संहिता वो लग चुकी थी। आचार संहिता वो लगभग 6 माह पहले लग जाती है। आचार संहिता के अंदर कोई भी सरकार है वो विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय विज्ञप्ति को जारी करने का मतलब ये है कि वो वोट के चक्कर में लोभ लुभाने वाला काम वो कर रही है। इसलिए ये आचार संहिता है 6 महीने के अंदर अगर 1-2 दिन में अगर ये रेट की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दे तब तो एक अलग बात है, लेकिन इसके चांस है वो बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहे। लेकिन आपको वो एकदम हतोत्साहित वो नहीं होना है, क्योंकि रेट ठीक है 6 महीने में इसका आयोजन तो नहीं होगा लेकिन 2 महीने बाद में हो जाएगा, 8 महीने बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो उस अगर एकदम से ये हो जाएगी 1 महीने बाद में रेट है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने मतलब इतनी तैयारी कर रखी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो उनका अरमान इसी प्रकार होता है कि कोई परीक्षा की तिथि घोषित कर दें या फिर परीक्षा एकदम सर के ऊपर आ जाए फिर अपन तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे। ये मात्र आपका वहम है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपने आसपास इर्द गिर्द जो शिक्षक लगे हुए हैं उन सबको देखा हुआ, कई है वो 2013 से एग्जाम दे रहे हैं, कईयों ने 2015 वाला भी दिया है, कईयों की बीएड वो 1900 मतलब 98 में बीएड हुई है, कोई 2010 में बीएड हुई मतलब काफी संघर्ष है वो इस परीक्षा के लिए करना पड़ता है। तो कम से कम कब होगी, किस प्रकार से होगी ये तो बोर्ड जाने, क्योंकि जब तक बोर्ड रहेगा, जब तक बच्चे रहेंगे, जब तक स्कूलें रहेंगी तब तक रेट का आयोजन भी होगा, 3rd ग्रेड का भी आयोजन होगा, 2nd ग्रेड का आयोजन भी होगा, 1st ग्रेड का भी आयोजन होगा, सभी परीक्षाओं का आयोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक है तब तक तो होगा ही। ये तो है नहीं कि अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो हटाया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं है। आपको पहले से वो अपनी बेहतर तैयारी है वो कर लेनी है, पूर्व तैयारी। ये नहीं कि आग लगने पर कुआं खोदना, वो वाली बातें नहीं हो जाए। इसके लिए कौन सी किताबें आपको पढ़नी है वो सब मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
जो भी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबों का, क्योंकि किताबों को सिलेक्शन कौन सा करना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी परीक्षा को सफल करने। इसके अलावा एक और प्रश्न है, वो सभी विद्यार्थियों के ध्यान में रहता है, वो है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो देखो नंबर यानी कितने अंक है वो आपको लाने आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर आप 150% होंगे, 150 अंक के होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% का मतलब 90 अंक है वो लाने जरूरी हैं। अगर 90 अंक आ गए तो आपकी पात्रता परीक्षा यानी आप एलिजिबल होगी। उसके बाद में अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, अगर ये आपकी कैटेगरी है तो आपको 60 की जगह 55% वो अंक लाने जरूरी है। इसके अलावा अगर आप परित्यक्ता, ठीक है, या फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर विधवा, अगर ये कैटेगरी है तो आपको अंक लाने पड़ेंगे 50% अंक, ठीक है। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो आपको रीट को पात्रता यानी रीट को है वो पास करने के लिए 40% वो अंक लाने जरूरी है। इसके अलावा अगर आप शहरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 36% वो अंक लाने जरूरी है। देखो एसटी के लिए लेकिन अलग होता है। एसटी अगर टीएसपी एरिया से है, एसटी अगर टीएसपी एरिया से है तो आपको 36% वो अंक लाने जरूरी है। लेकिन अगर एसटी नॉन टीएसपी एरिया से है, ठीक है, तब इनको भी कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे, 55% वो अंक लाने पड़ेंगे। एसटी का वो टीएसपी नॉन टीएसपी के आधार पर अलग अलग अंक वो आपको लाने पड़ेंगे। ये भी आपको याद रखना।